हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम बढ़िया से चालू करते हैं। एकदम नए नए प्रश्न हैं, नए नए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। वन लाइनर की तरीके है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अब कहते हैं ना, आयोग गठित हो गया है, सुनाई पड़ रहा है कि आयोग गठित हो गया फरवरी लास्ट में या फरवरी दिसंबर लास्ट, सॉरी जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में ही उम्मीद है कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फॉर्म पेपर होने की संभावना लग रही है कि हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल से बैठिए मत, बिल्कुल चालू करिए और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और अपनी नौकरी एक लेकर रहिए। क्योंकि टाइम बहुत ही समय के साथ साथ सब कुछ आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। कब कौन सा है पेपर का इलेक्शन की डेट भी फाइनल हो गई है कि कब से कब तक होना है। तो इसी बीच में जो भी परीक्षाएं होनी है हो जाएगा। उसके बाद तो फिर देखो क्या होता है, कुछ अभी पता नहीं है ना। कुछ कह सकते हैं ना हम लोग, किसी सरकार को कह सकते हैं ना किसी को कुछ कह सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। परीक्षा है तो हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे ताकि आप लोगों की परीक्षा बिल्कुल इधर उधर ना हो पाए और तैयारी अच्छी रहेगी तो बढ़िया से पेपर भी अच्छा होगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? अब किसकी? कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, पर इसका पूछ रहा है कि हिंदी कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो इसका संस्कृत भाषा को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। आगे प्रश्न देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा किसने किया है। तो अब इसमें से दो प्रश्न बनते हैं कि अगर पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी है, दिया है कालिदास की पुस्तक है, किस भाषा में है, तो किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा में है। पर अगर हिंदी में अनुवाद पूछता है कि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। एक प्रश्न से तीन प्रश्न बन गए। किसी भी तरीके से घुमा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जो भी जैसा भी घुमाता है आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। तो अगला देखिए, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, नोट करिए बढ़िया से, 15 भागों में है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना किया था? तो किसने किया है? कवि हैं नरेंद्र शर्मा। राष्ट्रपिता किसके ऊपर किया है? महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना किया है? रक्त चंदन की रचना कौन होगी? रक्त चंदन की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? पूछ रहा है कि नाटक शास्त्र के अमान्य रस कौन सा पूछा जाता है। तो बीभत्स रस को नाटककारों ने शास्त्र का नहीं माना है, ये अमान्य रस के रूप में मानते हैं। आगे देखिए, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। काव्य शास्त्र से प्रश्न है ये, क्या होगा? अलंकार शास्त्र है। आगे देखिए, रीत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीत संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे? आचार्य वामन हैं। कौन? आचार्य वामन होंगे। आगे देखिए, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य पूछता है तो कौन होंगे? केशवदास जी हैं। आगे देखिए, हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? तो हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? सहित शब्द से बना है। किससे? सहित शब्द से, साहित्य का बना है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? तो भारतेंदु युग से हुआ है। किससे? भारतेंदु युग से पूछता है। आगे देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं। आगे देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। आगे देखिए, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा
मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इतना तैयार हुआ, आगे बढ़िए। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई पूछता है। अब पूछ रहा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे? संस्कृत के भाष धातु से हुई है। आगे देखिए, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं? तो सामान्य शब्दों में भाषा को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? सामान्य भाषा कहते हैं या भाषा कहते हैं। आगे देखिए, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को बांटा गया है, पर कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को बांटा गया है। इसमें प्रश्न कुछ कट कर आया है, तो मतलब आधा छपा है आधा नहीं छपा है। तो इसके आगे देखते हैं, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में या किस भाषा में कहे, उसको टाइप करने वाले ने गलत किया है। भाषा को मोटे रूप से किस भाषा में बांटा गया है ये पूछा है, तो भाषा को बांटा गया है या इसमें कुछ भी है, थोड़ा सा इसको देखकर फिर बताते हैं, इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संधिकाल या चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसका कथन है ये? राम कुमार वर्मा का है। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किया है। किसने किया है? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। आगे देखिए, किरान या उस सादेन रचना है। किरान उस सादेन रचना किसकी है पूछ रहा है, तो यह है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। पूछा जा सकता है, एक मतलब नई रचना के तौर पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा या वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके प्रश्न में, परीक्षा में। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? तो पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। आगे देखिए, रिठेमण चरयू के रचयिता कौन है? तो रिठेमण चरयू के रचयिता कौन? एक परियम चरयू है, उसके भी रचयिता कौन होंगे? स्वयंभू हैं। रिठेमण चरयू के रचनाकार कौन है? स्वयंभू हैं। आगे देखिए, कीर्ति लता की भाषा है। कीर्ति लता की भाषा कौन सी है? औहट्ट है। भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? तो भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं। अगला देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन होंगे? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि को माना जाता है। आगे देखिए, ईयाश्रय काव्य की रचना है किसकी है? तो ईयाश्रय काव्य की रचना है किसकी? हेमचंद्र की है। आगे देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृतिक काव्य लिखा है, किसके द्वारा है? सोम प्रभु सूर्य के द्वारा है। आगे देखिए, गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? किसके? तो पतंजलि। किससे? पतंजलि। योग के जनक कौन होंगे? या पतंजलि के जनक कौन हो? योग दर्शन के कौन जनक हैं? पतंजलि हैं। तो उन्हीं के नाम पर आज बाबा रामदेव जी क्या कर रहे हैं? पतंजलि का आविष्कार कर रहे हैं। होम्योपैथी का जो भी है उनके द्वारा योग का प्रदर्शन कर रहे हैं। रत्नाकर सोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? किसका है? तो सिद्धों का है। किसके द्वारा है? सिद्धों के द्वारा है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब